नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में सियासी घमासान, खनिज मंत्री ने दिया बड़ा बयान। पानी की टंकी में गिरने से 2 वर्ष की बालिका की मौत। टैक्स वसूली के लिए नगरपालिका का गोला बनाओ मुहिम हुआ सफल, 50% हुई वसूली। कलेक्टर ने जिले वासियों को दी होली में सावधानी बरतने की हिदायत। फ्लोराइड से मुक्त नहीं हुआ बालाघाट, जिले में अभी मिल रहे हैं मरीज। महाविद्यालय में आयोजित मीट समिट, परिजन बोले बंद हो सेमेस्टर सिस्टम। लालबर्रा और वारासिवनी में एनआरसी के विरोध में राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार की राजनीतिक अस्थिरता के मामले में कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल ने अपने आवास पर 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि उनका समर्थन कमलनाथ सरकार जब तक रहेगी तब तक कमलनाथ जी के साथ रहेगा। देखिए, मेरा तो पूरा समर्थन सरकार को है है या कांग्रेस को? जो कांग्रेस का भी नहीं कहूँगा मैं, मेरा समर्थन कमलनाथ जी को रहा है और उनके प्रयासों से जो सरकार चल रही है, उन्हीं के प्रयास से सरकार चल रही है। और जब तक कमलनाथ जी है तो मेरा समर्थन पूरा होगा। उन्होंने हाल ही में चल रहे बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरीके से बयान मीडिया में चल रहे हैं उससे उनका कोई सरोकार नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि उनके लिए विकल्प खुले हुए हैं, किंतु परंतु वाली स्थिति में अगर कोई राजनीतिक भूडोल होता है तो उनके पास विकल्प खुले हुए हैं, क्योंकि वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र की जनता ने उन पर विश्वास किया है, विधायक बनाया है। वहां क्षेत्र की जनता का सम्मान करते हुए भविष्य में जो भी स्थिति निर्मित होगी जनता के हित में निर्णय लेंगे। अगर ऐसा वक्तव्य देता है, आप बयान देखेंगे, मैंने ऐसा तो कहा भी नहीं। मैंने तो जो कहा कि सिर्फ यही कमलनाथ जी के साथ हूँ और कमलनाथ जी के साथ हूँ, मतलब 5 साल नहीं, आगे 10 साल तक कमलनाथ जी के साथ हूँ। वो किंतु परंतु सरकार नहीं रहेगी, किंतु परंतु मेरे विकल्प खुले रहेंगे। लेकिन आज तो मैं उनके साथ हूँ, जब तक वो है उनके साथ हूँ, सीधी सी बात है। तो सरकार गिरे या न गिरे वाली बात तो बहुत गैर जवाबदार बात है। मैंने ऐसा बयान दिया भी नहीं। मैं एक जवाबदार मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ, तो वो बयान तो निरर्थक है, गलत बयान पर जो भी दिखाया जा रहा है वो तोड़ मोड़ को दिखाया जा रहा है, ऐसा कहा ही नहीं। देखिए, अभी जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तख्ता पलटने की जो कार्रवाई करने का प्रयास किया गया, असफल प्रयास, ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि ये भाजपा की आदत में है। और इसके पूर्व कर्नाटक, गोवा, सिक्किम अनेकों राज्यों में इस तरह का प्रयोग उन्होंने किया और उसी के चलते यहाँ पर भी उन्होंने ये प्रयोग किया है। और उसका मुख्य रूप से कारण दूसरा भी है कि 15 साल तक उन्होंने शासन चलाया, तो उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया, जो भी गलतियाँ की गई, कुछ उनको उस बात का भी डर है। तीसरा, लगातार जो देश में 7-8 राज्यों के चुनाव हारे हैं, उसकी खींच भी है। उसको लेकर उन्होंने जो प्रयास किया था, और बहुत बड़ा प्रयास था ये, और जो कि अब साफ दिख रहा है कि जो असफल हो चुका है। तो सरकार जैसा पहले प्रयास हुआ था, लेकिन झाबुआ चुनाव का रिजल्ट आने के बाद से जो चौतरफा माननीय कमलनाथ जी के प्रयासों से हुआ, जबकि वित्तीय संकट के बावजूद फिर भी संतोषजनक कार्यक्रम सरकार का रहा। अगर जिस तरीके से कमलनाथ जी को सपोर्ट करने की बात की जा रही है और कमलनाथ जी की सरकार अस्थिर हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में आप किस सरकार को सपोर्ट? देखिए, ये मामला थोड़ा सा पेचीदा आ जाता है। मेरा समर्थन कमलनाथ जी को रहा है। अगर किसी भाई कुछ ऐसा होता है तो मेरा व्यक्तित्व के निर्दलीय रूप में चुनाव जीत के आया और निर्दलीय के रूप में पूरे मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे समर्थन दिया है, तो उस समय विकल्प मेरा खुला रहेगा कि क्षेत्र के लोगों की जो मंशा होगी, मेरे कार्यकर्ताओं की जो मंशा होगी, उसके अनुरूप उस समय फैसला लूँगा। कहने का आशय है कि मेरा विकल्प उस समय खुला रहेगा, उस टाइम खुला रहेगा। सैद्धांतिक राजनीति और वर्चस्व की राजनीति के सवाल पर श्री जायसवाल ने कहा कि राजनीति में अब सिद्धांत नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। जो लोग सत्ता में आने के लिए अस्थिरता पैदा कर रहे हैं वो अपने मंसूबों में सफल नहीं होंगे। राजनीतिक संकट शीघ्र दूर हो जाएगा। क्षेत्र की जनता में विकास के मुद्दों को लेकर अगर कोई अवसर मिलता है तो वे पूरा इस्तेमाल क्षेत्र के लिए करेंगे। वर्चस्व की राजनीति और सिद्धांत की राजनीति में फिर क्या भारी पड़ेगा? देखिए, अब सिद्धांत की राजनीति तो रह नहीं गई है। हम कितने भी सिद्धांत से चले, जैसा ट्रैफिक में होता है ना, पर कितना भी अच्छी गाड़ी चलाए,
अगला आगे ठोक देगा तो क्या कर लोगे। तो सिद्धांत वाली राजनीति अब रह नहीं गई है। अब तो 2020 मैच चल रहा है आजकल। तो जिसने जिस दिन अच्छा खेल लिया तो सिद्धांत की बात तो बहुत मुश्किल हो गई। लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं कि जो क्षेत्र की जनता ने इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया है, तो उनकी जो मंशा है, उनके सिद्धांत और मूल्यों से समझौता ना किया जाए। मंत्री जायसवाल ने हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के संबंध में स्पष्ट कहते हुए कहा कि उनकी मुलाकात पड़ोसी राज्य के नेता और मंत्री होने के साथ ही क्षेत्र के विकास के मुद्दे को लेकर हुई थी। इसका वर्तमान परिदृश्य से कोई सरोकार नहीं है। इसके पहले जिस तरीके से आपकी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात हुई, तो उस चीज़ को भी लेकर जो है वो काफ़ी बवाल मचा रहा कि ये हो सकता है कि संकेत भविष्य के लिए। नितिन गडकरी चूँकि बाजू के जिले से हैं, पास के, और सड़क परिवहन मंत्री एक अच्छे मंत्रालय उनके पास में है, तो मैंने ये प्रयास किया कि हमारा जो बालाघाट जिला है NH में शामिल हो। तो ये प्रयास था। तीसरा, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के जो पुल पुलिया निर्माण है, जिससे उसका आवागमन बढ़ेगा, 35 से 40 किलोमीटर का फिरा बचेगा, समय बचेगा, किसानों को दुग्ध उत्पादन है, सब्जी उत्पादन है, व्यापार बढ़ेगा। ये 2 मुद्दों को लेकर उनसे मिला था। और उन्होंने मुझे बड़ा मतलब सपोर्ट भी किया। उनके पास के महाराष्ट्र में नागपुर लगा हुआ है, तो उस नज़रिए से उनसे मिला। प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता के साथ ही नगर में राजनीतिक भूगोल की स्थिति सामने आने के बाद हमारी चर्चा जो है कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल जी के साथ हुई है, जिन्होंने साफ कर दिया है कि वो निर्दलीय के रूप में जिस तरीके से क्षेत्र की जनता ने उनके ऊपर विश्वास जताया है, जो भी विकल्प होगा वो जनता के हित में स्व निर्णय से लेंगे और स्व विवेक से जनता के हित में निर्णय करेंगे। कैमरा पर्सन सागर के साथ जाहिद हुसैन, पद्मेश न्यूज, वाराणसी। मध्य प्रदेश में चल रहे सियासी ड्रामे के बीच खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया पर बालाघाट के पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार इसे मंत्री श्री जायसवाल के निजी प्रतिक्रिया बताते हैं। वे कहते हैं कि वे निर्दलीय विधायक हैं और यह उनकी निजी प्रतिक्रिया है कि वे किस सरकार को अपना समर्थन दे। वहीं इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश रंगलानी कहते हैं कि कमलनाथ सरकार गिर जाएगी, ऐसा उन्हें भी लगता है, और प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी यह भविष्य की बात है। लेकिन खनिज मंत्री श्री जायसवाल के भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के विषय पर वे बड़े ही शालीनता से कहते हैं कि यदि कोई आना चाहे तो उसे कैसे कोई इनकार कर सकता है। देखो, ये तो उनके विचार हैं, और कमलनाथ सरकार कभी भी गिर जाएगी ऐसा लगता तो है जब से बनी है, क्योंकि आपस की इनकी जो फूट है नेताओं की, जैसा खनिज मंत्री ने बोला भी है कि ऊपर के हमारे बड़े नेताओं का आपसी सामंजस्य न होने की वजह से ये सब घटनाएं इसलिए घट रही है, उनका अंदरूनी मामला है। यदि वो आना चाहे तो भाजपा, अभी तो ये बातें हैं, अभी अपन कैसे, अब उन्होंने खुद बोला है, और जब सरकार किसकी बनती है इसके बाद तो देखेंगे अपन। बाकी भाजपा में स्वागत रहेगा। किसी को अपन कैसे, किसी का आदर तो रखना पड़ेगा ना, निरादर थोड़ी करेंगे किसी का। आते हैं तो अच्छी बात है। मध्य प्रदेश में मचे सियासी घमासान पर पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह कांग्रेस की आपसी लड़ाई है, जिसमें भाजपा को जबरन घसीटा जा रहा है। घात प्रतिघात भाजपा के लोग नहीं बल्कि कांग्रेस के विधायक ही आपस में कर रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता के पीछे सबसे बड़ा कारण कांग्रेस है, जिसने 1.25 सालों में कोई ऐसा ठोस काम नहीं कर सकी जिसे सराहा जा सके। कांग्रेस को आम जनता के जनहितैषी मुद्दों से किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। ये अस्थिरता, ये इनकी कांग्रेस की अपनी आपसी लड़ाई है नेताओं की, ठीक है कि नहीं? और घात प्रतिघात भी जो है वो उनके नेता ही कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं है इसमें संलग्न। और ये जो स्थिति है अस्थिरता की, इससे और प्रदेश से कांग्रेस के नेताओं को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, आम लोग दुखी हैं। 1.25 साल में कांग्रेस ने ऐसा कोई ठोस काम पब्लिक के लिए नहीं किया, मध्य प्रदेश की जनता के लिए नहीं किया कि कांग्रेस को सराहा जाए। डॉक्टर निर्मल ने कहा कि इनका खुद का सिक्का खोटा है और यहां दूसरों के ऊपर आरोप लगाकर घटिया और निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं।
अस्थिरता के बीच खरीद फरोख्त के मामले पर स्पष्ट करते हुए पूर्व विधायक निर्मल ने कहा कि अगर भाजपा को खरीद फरोख्त करना होता तो सरकार के गठन के दौरान ही वह कदम उठा लेती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों की राजनीति करती है। आज कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल के बयानों से किनारा करते हुए उन्होंने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत मामला है, उस पर वह किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। रोज एक बात देखा जाए, दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं कोई बात कर रहे हैं, भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कहीं शिवराज जी पे आरोप लगा रहे हैं, कहीं नरोत्तम मिश्रा जी पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाने से क्या होगा? पहले आपका सिक्का खुद का खोटा है, खुद के आपके विधायक हैं जो कहीं चले गए या जा रहे हैं तो उनपे आपका अंकुश नहीं है, कांग्रेस पार्टी का अंकुश नहीं है, इसलिए अस्थिरता है। और इस अस्थिरता के पीछे अगर कोई है तो वो इनकी पार्टी के लोग हैं और कोई नहीं है। खरीद फरोख्त करना होता तो उसी समय कर लेते 18 में। भाई कब, जब सरकार बनाना होता, खरीद फरोख्त करना होता तो तब हो जाता ना, आज काय को खरीद फरोख्त करते। और ये आरोप बेबुनियाद है कांग्रेस के नेताओं के कि भाजपा खरीद फरोख्त कर रही है, मैं इससे सहमत नहीं। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा आयोजित 12वीं की कक्षा अंग्रेजी विशिष्ट परीक्षा 4 मार्च को आयोजित की गई। इस परीक्षा में जिले भर में 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें 1326 छात्रों को शामिल होना था, लेकिन 8 छात्र अनुपस्थित रहे। इस प्रकार 1318 छात्रों ने पर्चा हल किया। इस दौरान अच्छी खबर यह रही कि कोई भी नकल प्रकरण नहीं बना। जिले के लालबरा थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोट्टे चौक पर हुई सड़क दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में मोहगांव सूरजा टोला निवासी 8 वर्षीय अनिशा पिता घनश्याम सुलाके और 22 वर्षीय कृष्णा पिता सुबिलाल वरकड़े शामिल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अनिशा अपने पड़ोसी कृष्णा वरकड़े के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर बोट्टे मंदिर जा रही थी। वहीं बालाघाट की तरफ से 3 युवक एक मोटरसाइकिल में सवार होकर मोहगांव की तरफ जा रहे थे, जिन्होंने बोट्टे चौक पर कृष्णा के मोटरसाइकिल को ठोस मार दी, जिससे अनिशा और कृष्णा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में अनिशा के पैरों में चोट आई है, जिसे चिकित्सकों के द्वारा नागपुर रिफर किए जाने की बात कही जा रही है। वहीं इस घटना में घायल कृष्णा की हालत में सुधार बताया जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा महाविद्यालय में आयोजित मीट समिट का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में आयोजित मीट समिट में उपस्थित परिजनों ने इस पहल का स्वागत करते हुए छात्रों को होने वाली परेशानी कुछ इस प्रकार से बताई। परिजनों के अनुसार सेमेस्टर सिस्टम परीक्षाएं बंद होनी चाहिए। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा छात्र छात्राओं को परिवहन में मिलने वाली छूट का लाभ मिलना चाहिए। सर, हम लोग सबसे पहले तो मैं आज कॉलेज के अपने जो शिक्षक लोग इनका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। जैसे कि मुझे ज्ञात हुआ कि आज पेरेंट्स मीटिंग इन्होंने यहाँ पे रखवाई है। मेरी बच्ची मतलब सेकेंड ईयर में, अभी तक के मैंने ऐसा जाना नहीं था कि पेरेंट्स मीटिंग भी होती है। मुझे आने पे बच्ची द्वारा ऐसा पता लगा था कि यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम जो किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो यथावत जो है वही रखें, इसमें बच्चों का नुकसान होता है उससे, और काफ़ी मतलब तकलीफें आएंगी। सेमेस्टर सिस्टम मतलब पढ़ाई नहीं होती है, इसमें आना जाना होता है बच्चों का। काफ़ी बच्चे 20 किलोमीटर से, कोई 30 किलोमीटर से आना जाना करते हैं। और मैंने अपने संवाद में अपनी एक बात भी रखा है कि जैसे हमारे बच्चे लोग हैं, इनको आवागमन सुविधा जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी जाती थी वो नहीं दी जा रही है अभी। और आवास योजना के तहत और आवागमन योजना के तहत ये मुख्यमंत्री की पहल थी कि हम लोग बच्चों को उसका वहन देंगे, पर वो नहीं दिया जा रहा है। जो कि रामपायली से पहुंची एक अभिभावक ने बताया कि सेमेस्टर सिस्टम एक परीक्षा से छात्रों को बहुत अधिक परेशानी होती है। निश्चित ही इस पर शिक्षा विभाग को विचार करना चाहिए। इसलिए मेरा आना हुआ और यहाँ पता चला कि बच्चों को कुछ परेशानियाँ हैं। जैसे बाहर से बच्चे लोग आते हैं, आवागमन में परेशानियाँ होती है, तो उनके लिए भी थोड़ी सी व्यवस्था कर देती सरकार। बच्चे लोगों को पहले आवागमन सुविधा के पैसे मिलते थे, अभी नहीं मिल रहे हैं। और बच्चों को अभी ये भी सुनने मिला है कि सेमेस्टर सिस्टम चालू होने वाला है, तो सेमेस्टर सिस्टम चालू ना होए इसमें बच्चों को दिक्कत जाएगी।
बच्चों को क्या है 2 बार फीस पटाना पड़ता है, 2 बार इन्हें सब कागज़ वगैरह ज़रूरत के पड़ते हैं। ये सब असुविधाएं होती है बच्चों को। पढ़ाई होती है कि नहीं पूछे आपने? पढ़ाई वगैरह तो होती है बच्चों की, बस ये आवागमन में थोड़ी सी इनको दिक्कत जाती है। हालांकि यह मीट पहली बार आयोजित की गई। इस मीट समिट में गिने चुने परिजन ही उपस्थित हुए, लेकिन परिजनों से मिल रहे रुझान के अनुसार सेमेस्टर सिस्टम परीक्षा से छात्र और परिजन दोनों ही परेशान दिखाई दिए। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव भी बताते हैं कि पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि छात्रों को होने वाली परेशानी सामने आए, जिससे उसका निराकरण करने के लिए विश्वविद्यालय तक पत्राचार किया जा सके। सर, स्कूलों के तर्ज पे महाविद्यालयों में भी अब पेरेंट्स की बैठक ली गई है कि क्या मंशा रहती है इसके पीछे? हाँ, ये हमारे को उच्च अधिकारियों से भोपाल स्तर से निर्देश थे कि छात्रों की उपस्थिति संबंधी जानकारी पेरेंट्स को अति आवश्यक रूप से दी जाए और उसके अलावा उनसे बच्चे के करियर के बारे में या वर्तमान में यदि कोई समस्या है तो ये सब चर्चाएं करके आगे कार्रवाई की जाए। तो हम लोगों ने सभी स्टूडेंट्स के लिए लगभग 6,000 साढ़े 6,000 स्टूडेंट्स हैं, तो उनको कक्षाओं में बांट के उनके प्रभारी बनाए और एक रूम चार्ट ऐसा बना दिए थे कि किस कक्षा का पेरेंट्स मीटिंग किस रूम में होगी। तो सभी जो पेरेंट्स आ रहे हैं वो अपने निर्धारित सामने नोटिस कर दिया गया है, तो उसमें सब लोग अपने निर्धारित कक्ष में जाके हमारे प्रोफेसर्स के साथ बात कर रहे हैं और अपने बच्चे लोग अपनी बात कर रहे हैं। सर, बहुत कम पेरेंट्स आए। पेरेंट्स हो सकता है उसका कारण है बालाघाट जिले में लगभग दूर से सब आ रहे हैं, मलाजखंड तक के बच्चे पढ़ते हैं, तो हो सकता है उनको इतने दूर आने में प्रॉब्लम हो। जिले में फ्लोराइड का दंश कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस बात की पुष्टि स्वयं पीएचई विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। मुख्य रूप से फ्लोराइड की समस्या जिले के बैयर, बिरसा, परसवाड़ा, किरणापुर ब्लॉक में सबसे ज्यादा देखी जा रही है। इसके लिए बकायदा पीएचई विभाग के द्वारा ऐसे हेड पंपों का चयन कर 60 हेड पंपों में फ्लोराइड फिल्टर मशीन लगाई गई, लेकिन यह नाकाफी दिखाई देती है क्योंकि फ्लोराइड का दंश अमूमन इन ब्लॉक के अधिकांश गांवों के हेड पंपों के माध्यम से बाहर निकल रहा है। जिले में हमारे यहाँ पे जो फ्लोराइड प्रभावित हैंडपम्प थे उनमें से 65 के 75 हैंडपम्पों में फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाकर चालू किए गए। विगत 5 साल का उनका मेंटेनेंस था, वो चल रहे हैं। दंत रोग विशेषज्ञ मानते हैं कि जिले के भीतर फ्लोराइड का असर बहुत अधिक है। फ्लोराइड से जुड़े हुए मरीज उनके पास लगातार आते हैं और वे सलाह देते हैं कि फ्लोराइड से बचने के लिए जिले वासियों को किस तरह से आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। फ्लोराइड एक मिनरल है, इससे सबसे ज़्यादा बच्चों में फ्लोरोसिस की कंडीशन होती है। फ्लोरोसिस जो होता है वो ओवर जो एक्सपोजर होता है फ्लोराइड के कारण होती है, बच्चों के दांतों में असर पड़ता है। नॉर्मल जो ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड होता है वो माना गया है 2 पार्ट्स पर मिलियन। यदि इस मात्रा से फ्लोराइड जो मिनरल है वो एक्सीड होता है तो इससे बच्चों में फ्लोरोसिस की कंडीशन डेवलप होती है। फ्लोरोसिस की कंडीशन में बच्चों के दांतों में 3 से 4 स्टेजेस में फ्लोराइड कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे बच्चों के दांतों में स्टेन्स आता है और पिटिंग इनेमल होता है। बहुत ज़्यादा दांत बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाते हैं। डेंटल केरीज में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है उनका, जगह जगह दांत सड़ते हैं, स्टेन्स होता है और ये 0 से लेके 8 साल तक के बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है और 12 से लेके 15 साल तक के बच्चों में ज़्यादातर ये जो स्पॉटिंग है और इनेमल परमानेंट दांतों में ज़्यादातर इसकी जो लाइंस हैं, इसकी जो प्रेवलेंस है वो ज़्यादातर दिखाई देता है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित CWSN छात्रावास में दर्ज सभी 50 दिव्यांग छात्रों को 2 जोड़ी लोअर टी शर्ट जिला परियोजना समन्वयक PK अंगूरे के द्वारा वितरित किए गए। इस संबंध में सहायक परियोजना समन्वयक IED श्री थान थराटे के द्वारा बताया गया कि शासन की योजना के अंतर्गत छात्रावास में अध्ययनरत सभी दिव्यांग बच्चों को 2 जोड़ी ड्रेसेस लाभान्वित करने के उद्देश्य से इस ड्रेस का वितरण किया गया है। सरेगा रेलवे फाटक और बैयर बाईपास सड़क से हटाए गए अतिक्रमणकारियों को नगर पालिका के द्वारा व्यवस्थित स्थान पर व्यवसाय करने के लिए जगह प्रदान कर दी गई है। इस बात से निश्चित ही अतिक्रमणकारी काफी खुश है। मानते हैं कि सड़क पर यातायात प्रभावित हो रहा था और हटाए जाने के बाद परेशानी हो रही थी, उस स्थान से काफी बेहतर है। कोई आधार तो नहीं मिली, नगर पालिका ने बना दी थी डब्बा, तो दूसरे दिन सभी लोग आए और सबने अपनी मर्जी से बैठ गए।
तो पहले जहाँ आप लोग लगाते थे वो जगह मिली कि नहीं, कि अब दूसरी जगह मिली है? ये अभी दूसरी जगह है। और कुछ बताया गया है कि कुछ नियम कर्म कुछ बताया गया है कि आप लोग को? नहीं, कोई नियम धर्म कुछ नहीं बताया गया। तो आप संतुष्ट है क्या अभी? हाँ, अभी तो ठीक है। रोड पे बैठते थे उससे ट्रैफिक जाम हो रहा था, सब परेशान हो रहे थे, वहाँ से ठीक है। वहीं कभी कभार सब्जी लेकर आने वाले कृषक मांग करते हैं कि उन्हें भी इस सरेका बाजार में थोड़ी सी जगह दी जाए, जिससे उस स्थान पर वे सब्जी की दुकान लगा सके। जो रात दिन धंधा करते मंडी से माल लाते हैं इनको मिली है, और हम लोग क्या 2-4 दिन में आते रहते हैं, कभी गैप हो जाता है बीच में, फिर आते हैं। धंधा करते हैं हम 12 महीना, और जब किसानी माल आ जाता है तो चालू होता है। क्या चाहते हो आप लोग? हम चाहते हैं कि हमको भी अपना एक जगह मिलना चाहिए गांव के आदमी को। इसके लिए किसी से संपर्क किए क्या आपने, नगर पालिका से, किसी से? नहीं, किसी से संपर्क जान पहचान नहीं। सब साहब लोग आए थे उस दिन भर, बोले थे हमने, तो सब बोल रहे थे कि तुमको जहाँ लगती है वहाँ पर बैठो। इसी तरह अन्य सब्जी विक्रेता चाहते हैं कि प्रशासन इस स्थान पर लाइट की व्यवस्था और शौचालय का प्रबंध करवा दे, जिससे यहाँ पर शाम के बाद आने वाले लोगों को भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। प्रशासन ने जगह तो दे दिया है, लाइट है नहीं, पूरे अंधकार में हो जाता है, शाम को पूरा अंधेरा ही हो जाता है, शाम को धंधा फिर उसके बाद होता ही नहीं धंधा। लाइट नहीं है, लेडीज़ें लोग इतनी बैठी रहती है, इनके लिए कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है, लाइट नहीं है, और फिर क्या थोड़ा ठिया वगैरह बना के दे दें तो अच्छी बात है। इस विषय पर स्थानीय निवासी भी मांग करते हैं कि शाम के बाद बाजार में आना मुश्किल काम है, क्योंकि बिजली सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए प्रशासन को जल्द से जल्द स्ट्रीट लाइट और बिजली की व्यवस्था करनी चाहिए। रोड पे ट्रैफिक नहीं है, अब ट्रैफिक खाली हो गया है। और ये सब्जी वालों का क्या है, 6 बजे लगाते हैं शाम को और 8 बजे बंद कर देते हैं। लाइट व्यवस्था नहीं है इनको, और छत भी नहीं है। बाकी सब व्यवस्था तो सब कलेक्टर साहब ने सही की है, बस ये थोड़ा छत और लाइट का करवा दीजिए। और क्या चाहते हैं आप लोग? बस यही चाहते हैं कि इनको परमानेंट दिया जाए और छत दिया जाए और लाइट वाइट दिया जाए इनको। दूरभाष पर चर्चा के दौरान नगर पालिका के सीएमओ दिनेश वाघमारे ने बताया कि सरेखा में जिस स्थान पर सब्जी मंडी के लिए जगह दी गई है, वहां जल्दी सभी व्यवस्थाएं करवाई जाएगी, जिससे सब्जी दुकानदार से लेकर खरीदारों को परेशानी न हो। विश्व के 60 से अधिक देशों में कोरोना वायरस के पीड़ित मिलने के साथ ही भारत देश के विभिन्न शहरों में इस वायरस के संक्रमित लोगों की पहचान हुई है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ कलेक्टर दीपक आर्य भी जिले वासियों से अपील करते दिखाई दे रहे। पद्मेश न्यूज से खास चर्चा में कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले वासियों से कहा कि यदि उनके घर में कोई भी व्यक्ति, परिचित, मेहमान दूसरे देश से आता है तो उसकी पहले जांच करवाए, हो सके तो सर्दी, खांसी, बुखार का प्राथमिक इलाज जल्द से जल्द करवाए। यही नहीं, भीड़ वाले क्षेत्र में ना जाए और कुछ दिनों के लिए लोगों से हाथ और गले मिलने से थोड़ा परहेज करें। दूसरी मेरी अपील कोरोना वायरस को लेकर के है। ये चूँकि एक डिसीज़ बड़े बृहद तौर पर स्प्रेड सारे कई देशों में हो रही है, और कई सारे लोग भारत देश में भी कई सारे लोगों को डिटेक्ट हुआ है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि उसके संबंध में जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। यदि आपको सर्दी, छींक, जुकाम इत्यादि यदि ऐसी कोई भी समस्या आती है तो तुरंत संबंधित डॉक्टर से जाकर के उसका स्क्रीनिंग और उसका इलाज जरूर करवाएं। यदि कोई व्यक्ति बाहर से आता है आपके घर में, भले या आपका रिश्तेदार या अन्य कोई यदि किसी बाहर के देश से आते हैं या शहर के किसी देश से आते हैं जिसमें कि लोग इन्फेक्टेड पाए गए हैं या नहीं भी पाए गए हैं, तो एक बार जांच जरूर करवाएं। जांच कराने में कोई बुराई नहीं है, और कोशिश करें कि भीड़ भाड़ वाले जगहों से दूर रहें और जितना संभव हो सके एक दूसरे के नज़दीक ना जाएं, गले इत्यादि ना मिलें, दूर से अभिवादन करें, नमस्कार दूर से करें। यह आवश्यक है। कुछ दिनों के लिए एक हाई अलर्ट का समय है, जिसमें कि यदि हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, केयरफुल रहेंगे, तो हम अपने शहर को, अपने आप को इस भयंकर बीमारी से बचा पाएंगे। आगामी दिनों में होली के त्यौहार को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा शांति समिति बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा जिले वासियों से होली के दौरान सावधानी बरतने की अपील की गई। कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर चाइनीज सामान और कलर के उपयोग पर केंद्र सरकार के द्वारा अपनी ओर से कदम उठाए जा रहे हैं। वे जिले वासियों से अपील करेंगे कि केमिकल का उपयोग ना करें, पानी का कम उपयोग करें। यही नहीं, सड़क किनारे होली का दहन ना करें। बालाघाट की परंपरा के अनुसार होली का त्योहार ही मनाएं।
कि बालाघाट शहरवासियों से मेरा बस यही अनुरोध है कि जितना हो सके प्राकृतिक लोकल रंगों से होली खेलें, केमिकल कलर्स का उपयोग यथासंभव ना करें, क्योंकि यदि आपने केमिकल रंगों का इस्तेमाल नहीं करें तो एक तो ये पर्यावरण का बचाव होगा, दूसरा इस बार विशेष रूप से आपका स्वयं का भी बचाव होगा। तो ये अपील के साथ में एक अनुरोध भी है, जितना अधिक हो सके अपने प्राकृतिक रंगों से, नेचुरल कलर्स से होली खेलें। सर, आज शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था, क्या निर्णय लिए गए, क्या सुझाव दिए गए लोगों के द्वारा? आगामी त्योहारों को ध्यान में रखकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कि सभी सदस्य उपस्थित थे। सभी सदस्यों ने विभिन्न सुझाव विभिन्न बिंदुओं को लेकर के दिए। विशेष रूप से जैसा आपने अभी बताया कि केमिकल्स कलर का उपयोग ना करें, पानी का उपयोग कम से कम करें, इन सब चीज़ों पर चर्चा उनसे की गई है। बाकी दूसरा सबको ये बताया गया है कि होलिका दहन जो करते हैं वो कम से कम लकड़ी में करें, और लकड़ी जो है वो सिर्फ एक दिन ही जलनी चाहिए, 2-3 दिन तक होलिका दहन नहीं होना चाहिए। प्रयास ये भी करना चाहिए हमारे डामर रोड्स जो हैं या कोई भी अन्य रोड है जो कि नॉर्मल रोड से जाता है, रोड के ऊपर ना करके किसी मैदान में, खुले मैदान में होलिका दहन करना चाहिए, जो जिससे कि हम लोग भी सेफ सुरक्षित रहेंगे और रोड का नुकसान भी नहीं होगा। होली के दौरान किसी भी तरह की कोई अफवाह पर ध्यान न दें। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखी जा रही है। यदि कोई परेशानी हो तो पुलिस अधीक्षक बालाघाट अभिषेक तिवारी या फिर कलेक्टर दीपक आर्य के नंबर पर सूचना साझा करें। दूसरा एक विशेष अनुरोध इसमें एक बिंदु आया और सभी से मेरा पुनः ये अपील है कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक के माध्यम से कोई भी गलत प्रकार के मैसेज चलाए जा रहे हैं तो उनके बारे में रिपोर्ट जरूर करें। यदि कोई आपको लगता है कि कहाँ करना है तो आप मेरे या एसपी साहब के मैसेज मतलब मोबाइल पर मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, जो भी जिस भी माध्यम से आप करना चाहें वो ज़रूर बताएं, जिससे ही कार्रवाई की जा सकेगी। और आप बाकी लोगों को आश्वस्त रखें कि आपका नाम नहीं बताया जाएगा, आपका लोग सिर्फ हमको मतलब हमारे पास आएगा और आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। तो जैसे ही होगा तो कार्रवाई की जाएगी, और यही कार्रवाई एक तरीका है जिससे कि हम इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं। कुछ कार्रवाई होंगी तो लोग थोड़ा सा कंट्रोल में आएंगे। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की, या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा, बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिला मुख्यालय से लगे हुए भटेरा पंचायत में पानी की टंकी में गिरने से 2 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आस्था उपवंशी पिता कृष्ण कुमार उम्र 2 वर्ष निवासी भटेरा अपने घर के आंगन में खेल रही थी और पिता काम करने के लिए बाहर गए हुए थे। माता अपने घरेलू काम के चलते लकड़ी चुनने गई हुई थी। इस दौरान बच्ची घर में आंगन में खेल रही थी। खेलते खेलते वह घर के पानी की टंकी में जा पहुंची और टंकी में डूबने की वजह से बच्ची की मौत हो गई। अचानक बच्ची के दादा ने देखा और जिला अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों के द्वारा बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया। बच्ची का मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। लालबर्रा में बहुजन क्रांति मोर्चा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा 4 मार्च को तहसील कार्यालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार आकांक्षा चौरसिया को 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपकर एनआरसी, एनपीआर और सीएए कानून को रद्द किए जाने की मांग की गई। पदाधिकारियों ने बताया कि भारत में एनआरसी, एनपीआर और सीएए के विरोध में जनमानस में आक्रोश है।
एनआरसी, एनपीआर और सीएए भारतीय संविधान के मूलभूत एवं मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14, 15, 19(1), 4, 19(1)(b को क्षति पहुंचाता है, जिसके द्वारा देश को धार्मिक आधार पर बांटा जा रहा है, जिससे देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को क्षति पहुंच रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हो रही है। देश में केंद्र सरकार ने इस एक्ट के जरिए आपातकाल की स्थिति निर्माण की है, इसीलिए इस असंवैधानिक कानून को रद्द किया जाए। ये एनआरसी, एनपीआर और सीए के विरोध में और ईवीएम हटाओ के विरोध में हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिए हैं। जो पूरे भारत वर्ष के जितनी भी तहसीलें हैं, जितने भी ज़िले हैं, उसमें हमारे बहुजन क्रांति मोर्चा के लोगों के द्वारा ये इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें जो काला कानून ये सरकार लेकर आ रही है उसके खिलाफ में है। तो क्या अहम कदम है इसमें आप? इसमें अहम कदम यही है कि अभी जो पहला चरण है उसमें ज्ञापन देना है, 3 चरणों में ज्ञापन देना, और 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान है, जिसके तहत में हम लोग मेहनतें कर रहे हैं। और एक चीज़ ये बता दूं कि ये सारी चीज़ जो हैं सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, जिस तरीके से अभी वकील साहब ने बताया, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। हिंदुस्तान का एक एक नागरिक को सरकार लाइन पे, रोड पे खड़ा कर देना चाहती है और लाइन पे लगवा देना चाहती है। वो समझ ये है कि पर्टिकुलर मुसलमान लोगों के लिए है, लेकिन ये अपने दिल दिमाग से निकाल दें कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि इस देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों के लिए है। ये उसके साथ में माइनॉरिटीज़ के लोगों के लिए है, और वो इसलिए भी है कि थोड़ा सा भी आसाम में जो उन्होंने CCA वाला रजिस्टर लागू किया, तो उस रजिस्टर में 19,48,000 लोग वो रजिस्टर के बाहर हो गए, नागरिकता से वंचित हो गए। नागरिकता से वंचित होने का मतलब ये है कि उसका फंडामेंटल राइट, सबसे पहले उसका मौलिक अधिकार खत्म होता है। मौलिक अधिकार खत्म होने से नागरिकता खत्म होती है, नागरिकता खत्म होने से उसको वोट देने का अधिकार खत्म होता है। वारासिवनी विकास खंड के अंतर्गत 5वीं और 8वीं की परीक्षा 82 परीक्षा केंद्र में आयोजित की गई, जिसमें प्रथम दिन 5वीं के दर्ज परीक्षार्थी 1306 में से 1242 परीक्षार्थियों ने पर्चा हल किया, जिसमें 64 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं कक्षा 8वीं में दर्ज परीक्षार्थी 1836 में से 1713 परीक्षार्थियों ने हिंदी का पर्चा हल किया, जिसमें 123 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इस प्रकार कक्षा 5वीं और 8वीं में कुल 3142 परीक्षार्थी दर्ज थे, जिसमें से 2955 विद्यार्थियों ने पर्चा हल किया। लालबर्रा में भी स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार इस वर्ष कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न के आधार पर संचालित की जा रही हैं, ताकि परीक्षा परिणाम बेहतर लाया जा सके। परीक्षा संचालित करने के लिए ब्लॉक अंतर्गत बनाए गए 74 परीक्षा केंद्रों में 4 मार्च को शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न करवाई गई। परीक्षा निर्धारित समय दोपहर 1:30 बजे से शाम 4 बजे तक संपन्न करवाई गई, जिसमें कक्षा 5वीं व 8वीं के विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय का पर्चा हल किया। विकासखंड अंतर्गत कक्षा 5वीं में कुल दर्ज 1607 परीक्षार्थियों में से 1541 उपस्थित और 66 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं कक्षा 8वीं में दर्ज 2076 परीक्षार्थियों में से 1949 उपस्थित एवं 127 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। आज से 5वीं और 8वीं की जो परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पे प्रारंभ हुई है। विकासखंड में कुल 74 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें हायर सेकेंडरी, मिडिल स्कूल और एक प्राइमरी शाला, ऐसे मिला के 74 केंद्र हैं। उनमें केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। निर्देश में प्रवेश पत्र निकले हैं बच्चों के। ऑनलाइन जो है प्रवेश पत्र हमने बच्चों को दिया है निकाल करके सभी सेंटर पर। इसके साथ ही उपस्थिति पत्रक आए हैं। बच्चों की अटेंडेंस सीट आई है, उसी अटेंडेंस सीट में बच्चों के हस्ताक्षर लेना है और उनका जो सीट नंबर निकला है उसी आधार पर उनको बैठा रहे हैं। लालबर्रा क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा के सरपंच अनीस खान के द्वारा नगर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित करने की दिशा में भरसक प्रयास कर अनेकों सौगातें प्रदान की जा रही हैं। इसी तारतम्य में सरपंच श्री खान के द्वारा यादव समाज के बंधुओं और ग्रामीणजनों की मांग पर नगर के सामुदायिक भवन के सामने स्थित प्राचीन खिलिया मुठिया स्थल को नया स्वरूप प्रदान कर सौंदर्यकरण करवाने के लिए 4 मार्च को निर्माण कार्य कर भूमि पूजन किया गया। मैं तो आपके साथ अभी तो और हम यादव बंधु से हमारी एक ही मतलब ये सलाह था
कि ये जगह बहुत अच्छी जगह है, ऐसी जगह बहुत कम जगह पे पाया गया है। हम इस जगह के लिए आदरणीय हमारे सरपंच साहब से हमने एक दिन चर्चा किया कि भाई सब तो इतना बड़ा बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन एक यही स्थान के लिए एक ऐसी जगह बना दो मिसाल की तरह, बस यही यानी अपेक्षा रखी अपन ने आदरणीय मतलब अनिश भाई से, तो उन्होंने भी मतलब स्वीकार किया और विधि विधान अनुसार यहाँ पे सब चीज़ काम किया जाएगा। गांव की शांति के लिए और खुशहाली के लिए यहाँ पे प्रार्थना की जाती है। आहिर यादव समाज के द्वारा यहाँ पे गाय खिला के इसका पूजा अर्चना करके इसको कई पीढ़ियों से चले आ रहा है। और आज अच्छी बात यह है कि इसकी जागृति चाही गई कि भाई इसको मंदिर बनाया जाए, इसको कार्यस्थल में परिणत किया जाए। तो मेरा ये कहना है कि भाई कम से कम जो अनिश भाई ने भी सरपंच साहब ने कहा कि ये बहुत अच्छा बनेगा, मेरा कहना अच्छे के साथ साथ सुंदर भी होना चाहिए और इसको आजू बाजू से ये होना चाहिए। आज जो है हमारे यादव समाज की मांग आई कि लालबर्रा नगर सहित ग्राम पंचायत के आजू बाजू 2-3 पंचायत हैं, उनका यह प्रमुख स्थल है। इसको गौठान बोला जाता है या खिला मुठिया। इस जगह पर हमारे जो परम आदरणीय जो बुजुर्गगण रहे, पंडित नंदकिशोर शर्मा जी, पंडित भिकम शर्मा जी और जितने भी लालबर्रा के गणमान्य बुजुर्ग लोग रहे हैं, उनकी उपस्थिति में यहाँ पर सब कार्यक्रम होते रहे सार्वजनिक रूप से। तो एक अच्छी चीज़ इन्होंने याद दिलाई यादव समाज ने कि ये हमारे पूर्वजों की एक धरोहर है, इसको संजोए रखना ज़रूरी है। इसके तहत यादव समाज का एक आवेदन आया, जिसके तहत हम लोगों ने यहाँ पर एक चबूतरा निर्माण का सोचा है ग्राम पंचायत पंडौनी लालबर्रा में। और हमारी कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छा इस सार्वजनिक चबूतरा निर्माण हम इनको करके दें, ऊपर शेड बना के दें, ताकि लालबर्रा में एक सुसज्जित एक अच्छा यहाँ पर खिला मुठिया स्थल भी बना रहे। स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की परीक्षाएं भी बोर्ड पैटर्न पर आयोजित की जा रही हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशन पर 4 मार्च से हिंदी के पर्चे के साथ इन दोनों ही कक्षाओं की परीक्षाओं की शुरुआत हुई, जिसमें कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के कुल 41,020 परीक्षार्थियों में से 38,869 विद्यार्थियों ने हिंदी विषय का पर्चा हल किया, जो कि इस परीक्षा के संचालन के लिए बनाए गए थे। 806 परीक्षा केंद्रों में से 2151 विद्यार्थी अनुपस्थित नजर आए। वहीं किसी भी परीक्षा केंद्र में नकल प्रकरण नहीं बना। वारासिवनी में बहुजन क्रांति मोर्चा पदाधिकारी सदस्यों ने 4 मार्च को स्थानीय तहसील कार्यालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन तहसीलदार प्रीति रानी चौरसिया को सौंपकर 17 सूत्रीय मांगों को पूर्ण करने की मांग की। बहुजन क्रांति मोर्चा सदस्यों ने बताया कि भारत में एनआरसी, एनपीआर, सीएए के विरोध में जनमानस में आक्रोश है और उक्त एनआरसी, एनपीआर और सीएए भारतीय संविधान के मूलभूत एवं मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14, 15, 19 को क्षति पहुंचाता है। देश जिसके द्वारा धार्मिक आधार पर बांटा जा रहा है, जिससे देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को क्षति पहुंच रही है। बाइकाट आंदोलन समिति जो बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा निर्माण किया गया है, उसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एनपीआर बाइकाट आंदोलन चलाया जा रहा है। तो ये पहला चरण है 4 मार्च का, दूसरा चरण इसके बाद में 11 मार्च का, तीसरा चरण 18 मार्च का और 26 मार्च को भारत बंद का कार्यक्रम है। इसमें बहुत सारी मांग है एनपीआर के विरोध में और सीए एनआरसी के विरोध में, ईवीएम के विरोध में, आदिवासियों की 5वीं 6वीं अनुसूची लागू ना करने के विरोध में, किसानों के भावांतर का जो कार्यक्रम है, जो भाव उनको नहीं दिया जा रहा है उसके विरोध में, और ऐसे तमाम इसमें कार्यक्रम है जो इस देश में जो षड्यंत्रकारी कानून लागू किए जा रहे हैं उनके विरोध में। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में सियासी घमासान, खनिज मंत्री ने दिया बड़ा बयान। पानी की टंकी में गिरने से 2 वर्ष की बालिका की मौत। टैक्स वसूली के लिए नगरपालिका का गोला बनाओ मुहिम हुआ सफल, 50% हुई वसूली। कलेक्टर ने जिले वासियों को दी होली में सावधानी बरतने की हिदायत। फ्लोराइड से मुक्त नहीं हुआ बालाघाट, जिले में अभी मिल रहे हैं मरीज। महाविद्यालय में आयोजित मीट समिट, परिजन बोले बंद हो सेमेस्टर सिस्टम।
लालबर्रा और वारासिवनी में एनआरसी के विरोध में राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।